प्रयास ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रयास के इस YouTube चैनल पर आप RT 2 जानों का भाग 4 देख रहे हैं। भाग 4 में अपन प्रीवियस एग्जाम के जो पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। 8/8/2011, 8/8/2012, DEET 2015, DEET 2017 और स्कूल लेक्चर की एग्जाम जो 2011, 2013, 2015 और 2018 में हुई, इन सभी के RT से संबंधित प्रश्न है वो इसमें शामिल किए हैं अपन ने। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि अपन ने RT की टोटल धाराएं हैं वो पढ़ ली थी 38 तक की। अब एक बार मैं इसी में आपको प्रश्न शुरू करने से पहले अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक जो भी 38 धाराएं हैं उनमें क्या क्या खास प्रोविजन उनका सारांश भी देखेंगे। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रश्न देखेंगे। तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं, अपन ने सारी धाराएं पढ़ ली, इसके प्रोविजन पढ़ लिए हैं, तो इनको एक बार दोबारा अपन अध्याय 1 से लेकर 7 तक में आपको रिवाइज करवा देता हूं और यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से अध्याय में कौन सी धाराएं हैं और क्या क्या प्रोविजन लिखे गए हैं। RT मैंने आपको शुरू में बताया था कि 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं और इनके अंतर्गत देखिए सबसे पहला अध्याय है, उसका नाम है अध्याय 1, टाइटल है प्रारंभिक और धारा है 1 से 2 तक। धारा 1 से 2 तक है वो आपको इस अधिनियम के केवल परिचयात्मक स्टार्टिंग जानकारी देती है, जिसमें अधिनियम का नाम है, इसकी परिभाषा है, इसका प्रारंभ का समय है, इसका विस्तार क्षेत्र है। इसके बाद वैसे प्रत्येक अधिनियम की पहली धारा है उसमें प्रारंभिक परिचय होता है। इसके बाद में अध्याय 2 है। अध्याय 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है जो 3 से लेकर 5 तक दिया गया है। तो देखिए अध्याय 2 धारा 3 से 5 तक इसमें बच्चों के अधिकार का उल्लेख है। तो इसमें आपने पढ़ा कि निषेध दूरी के अंतर्गत विद्यालय की स्थापना या धारा 3 बहुत महत्वपूर्ण है, जो बच्चों को अधिकार देती है कि वो अपने निकटतम विद्यालय के अंदर प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद में अध्याय 4 3 है, इसमें धारा 6 से लेकर 11 तक, धारा 6 से 11 तक है। इसमें समुचित सरकार का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता, इन चारों के कर्तव्य तय किए गए हैं। तो देखिए अपन ने पढ़ा था कि 6 से लेकर 11 के बीच में जो धाराएं हैं वो ये दायित्व तय करती हैं कि बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में समुचित सरकार का, स्थानीय प्राधिकारियों का और माता पिता का क्या कर्तव्य है। अध्याय 4 विद्यालयों का उत्तरदायित्व, स्कूल की क्या क्या लाइबिलिटी होगी। तो धारा 12 से लेकर 28 तक के अध्याय 4 है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं शामिल हैं और इन धाराओं पर खूब प्रश्न पूछे हैं। मैंने आपको बताया था कि इन 38 धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 12 है, जिसमें निजी विद्यालयों में कमजोर और असुविधाप्रद वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए 25% सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा 13 में फीस वसूली पर रोक से संबंधित प्रोविजन है, दंड संबंधी प्रोविजन है। इसके अलावा धारा 14 में अपने आयु दस्तावेज के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा धारा 16 में बच्चे को फेल नहीं करने वाला प्रोविजन पढ़ा था, जिसमें एक ही कक्षा में एक बच्चे को यानी 1 साल से ज़्यादा नहीं रोक सकते। इसके अलावा आपने धारा 17 पढ़ी थी। धारा 17 के अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना पर रोक थी। इसके अलावा इसी में एक महत्वपूर्ण धारा आपने 21 पढ़ी थी। धारा 21 महत्वपूर्ण है जिसमें SMC का प्रोविजन है। धारा 22 आपने इसमें पढ़ी थी जिसमें विद्यालय विकास योजना के बारे में बताया गया था। इसी में धारा 23 है जो पात्रता परीक्षा का प्रोविजन करती है। इसी में महत्वपूर्ण धारा है 24 जो शिक्षकों के दायित्वों को तय करती है। इसी में 25 महत्वपूर्ण धारा है जिसके अंतर्गत आप सबने पढ़ा था कि धारा 25 है वो आपको शिक्षा। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो एक अध्यापक पर विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना रखा जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपन सब जानते हैं धारा 25 में हमने पढ़ा था कि अगर पहली से 5वीं तक छात्र संख्या 150 से अगर ज्यादा है तो 5 शिक्षकों के साथ एक प्रधानाध्यापक भी लगाया जाएगा। ये तो अनुपात था, तो ये तो शिक्षकों के बारे में था, लेकिन एक चीज और थी कि अगर छात्र संख्या 200 से अधिक है तो जो अनुपात है उसको 1:30 नहीं रखकर 1:40 तक किया जा सकता है। तो यहाँ
आदर्श अनुपात तो 1:30 है, लेकिन इसमें यह अनुपात 40 माना जाएगा। इसका उत्तर 2 सही होगा। यस। दूसरा प्रश्न देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इस अधिनियम की कुछ धाराएं हैं जिनके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अब सरकारी अध्यापकों को केवल 3 कार्यों में ही लगाया जा सकता है: निर्वाचन, जनगणना और आपदा प्रबंधन। तो आप देख पा रहे हो इसमें जनगणना भी है, आपदा राहत कार्य भी है और चुनाव भी है। चौथा है पल्स पोलियो। तो इसका सही उत्तर होगा पल्स पोलियो, जिसका उल्लेख आरटी की धारा 27 में। तो तीसरा प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे। ये प्रश्न मैं आपको बता दूं कि बहुत बार पूछा गया है। ये प्रश्न अलग अलग रूप में 3 बार आ चुका है। रीट 2015 लेवल सेकंड साइंस में पूछा गया प्रश्न, जिसमें आप सब जानते हो कि प्रति सप्ताह है निर्धारित किए गए घंटों की संख्या है 45 यानी कि अपन सब जानते हैं स्कूल 6 दिन लगती है, 48 कालांश लगते हैं 6 दिन में, 8 के हिसाब से 45 घंटे हैं वो शिक्षक के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर अपन मानेंगे ऑप्शन 3, 45 घंटे इसका उत्तर होगा। जी, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए। वही प्रश्न है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है। ये प्रश्न आरटेट 2011 राजस्थान में पहली बार आरटेट 2011 जो हुई थी, साइंस लेवल सेकंड में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका उत्तर भी अपन सब जानते हैं कि 45 घंटे हैं वो निर्धारित किए गए हैं। इसका भी उत्तर 2 होगा, ऑप्शन 2, 45 घंटे इसका उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 निम्न में से किस बात पर ध्यान नहीं देता है, या इस अधिनियम में किस बात पर ध्यान नहीं दी गई है। रीड 2012 लेवल सेकंड में साइंस में पूछा गया प्रश्न है, अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा दी जाए, गोमंतु बालकों को प्रवेश सुनिश्चित करना चाहिए। हाँ, सभी प्रकार के बालकों के लिए है, और अध्यापकों के प्रशिक्षण के बारे में भी ये बात करता है। एकेडमिक कैलेंडर का मतलब, यहाँ पर कैलेंडर का मतलब विश्वविद्यालय के समय से संबंधित और सत्र से संबंधित है, तो मैंने आपको सत्र के बारे में बताया था। और चौथा ऑप्शन है 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। जी, यहाँ आपको बता दूं कि सामान्य बालकों के लिए ये अधिनियम 14 वर्ष के बाद में शिक्षा का कोई प्रोविजन नहीं करता है। तो इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है 4 ऑप्शन, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके लिए अपन सब जानते हैं माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वो लाया गया था, जो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है, उसमें इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 6, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया। जी, यानी इस एक्ट को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, लोकसभा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा द्वारा, तीसरा है भारत की संसद द्वारा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न, इसका सही जवाब होगा भारत की संसद द्वारा, क्योंकि अपन सब जानते हैं राज्यसभा में इसको रखा गया था, बाद में पारित होने के बाद में लोकसभा में गया। उसके पश्चात भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए, और हस्ताक्षर करने के साथ में ही संसदीय प्रक्रिया पूरी हुई। इसका एकदम सही, क्योंकि अपन सब जानते हैं संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल। प्रश्न संख्या 7, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। 200 छात्रों के लिए अनुपात भी पूछा जा चुका है, 1:40 होगा, लेकिन यहाँ पर अनुपात नहीं पूछा गया है, शिक्षकों की संख्या पूछी गई है। तो संख्या आप सब जानते हो, धारा 25 में आपने पढ़ा है। धारा 25 ये कहती है कि 1 से 5 तक अगर छात्र संख्या 150 या इससे अधिक है तो 5 शिक्षकों के साथ एक संस्था प्रधान भी लगाया जाएगा। इस प्रकार से टोटल 6 शिक्षक होंगे। इसका सही जवाब होगा उत्तर ऑप्शन 2, 6 सही जवाब होगा। 6 अध्यापक लगाए जाएंगे प्रधानाध्यापक सहित। जी, 8वां है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था। जी, आरटी के अनुसार हर राज्य में किस संस्था को
शैक्षिक प्राधिकारी संस्था घोषित किया गया है, यानी अथोराइज्ड एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है वो कौन होगा आरटी के लिए। पहला है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये तो रमसा है, ये तो एक अभियान है, संस्था नहीं है। दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान, ये भी एक संस्था नहीं है बल्कि एक कैंपेन है। ये दोनों अपन सब जानते हैं। सर ऐसे है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 14 से 18 तक के किशोर किशोरियों की शिक्षा के लिए किया गया था। तीसरा ऑप्शन है SIERT अपन सब जानते हैं, उदयपुर में स्थित है। राज्य स्तर पर शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी कार्य करने के लिए एक संस्थान होता है। प्रत्येक राज्य में SIERT है और इसी संस्था को आरटी के तहत अथोराइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट घोषित किया गया है। इसका सही जवाब उत्तर 3 ही होगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका उत्तर नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा, SIERT जी। अगला प्रश्न 9, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था, इसकी जरूरत क्यों थी। यहाँ देखो पहले से कुछ निशान लगे हुए, पहले इनकी तरफ ध्यान देते हैं, आप ऑप्शन की तरफ ध्यान दें। पहला ऑप्शन है क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों की शिक्षा का उद्देश्य को पूरा नहीं करती तो है, लेकिन इसको क्रियान्वित नहीं किया गया। धारा 45 में नीति निर्देशक तत्व है, अपन सब जानते हैं, और नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए लागू करने बाध्यकारी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया, अपन सब जानते हैं। तो इसको क्रियान्वित करने के लिए संरचनात्मक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए एकदम 2 नंबर ऑप्शन जो है वो काफी ठीक लग रहा है, लेकिन अपन 3 नंबर ऑप्शन और देख लेते हैं। बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार, ये तो बना दिया गया पहले से। मूल अधिकार बनाने के लिए तो 86वां संविधान संशोधन हो चुका है। चौथा है क्योंकि राज्य के नीति निर्देश तत्व निर्देश थे, उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था। लागू तो किया जा सकता है, सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। तो इसका एकदम प्रॉपर जवाब होगा 2 नंबर 2 नंबर इसलिए होगा क्योंकि मूल अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है, और ये कानून है, इसलिए 2 नंबर एकदम सही जवाब है इसका। प्रश्न संख्या 10, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू हुआ। तो ये तो आप सब जानते हैं, रीट 2015 लेवल 2 साइंस में पूछा गया प्रश्न। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, 1 अप्रैल 2010 जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में स्कूल समय लागू कर दिया गया था। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा विकल्प 2। अगला प्रश्न 11, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। रीट 2017 लेवल 2 साइंस में प्रश्न पूछा गया है, क्या क्या दायित्व। पहला है निश्चित समय पर पाठ्यक्रम को पूरा कराना है, तो ये तो अपन शामिल है, अपन ने धारा 24 में पढ़े थे। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, नो, ट्यूशन तो आप सब जानते हो प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि इस अधिनियम की धारा 28 निजी ट्यूशन पर रोक लगाती है। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए, यानी रेगुलर स्कूल में आए और समय के लिए पाबंद रहे, ये भी ठीक है। हर बालक की अधिगम क्षमता को समझे और उन्हें अनुभव प्रदान करे, एकदम सही है। इसका सही जवाब यानी कौन सा काम नहीं है, तो 2 नंबर काम नहीं है, क्योंकि निजी ट्यूशन को, व्यक्तिगत ट्यूशन को पाबंद किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। यह है प्रश्न संख्या 13, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाएगा। तो धारा 24 की बात हो रही है, आप पढ़ चुके हो धारा 24। इसमें टीचर्स के लिए मैंने आपको 4-5 उनके वर्क के बारे में बताया था कि उनके दायित्व क्या क्या होंगे। पहला दायित्व ऑप्शन में लिखा है माता पिता और अभिभावकों से नियमित रूप से बैठक करके और बच्चे की प्रोग्रेस बताए, एकदम सही है। दूसरा शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना, इसके बारे में अपने नहीं पढ़ा था। तीसरी बात है विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम टाइमली सिलेबस पूरा करवाए, ये भी एकदम सही है। और प्रत्येक बालक की अधिगम, हर बच्चे की कैपेसिटी कितनी है इसका आकलन समय समय पर करता रहे, एकदम सही बात है। तो इन 4 विकल्पों में से सही जवाब होगा 2 नंबर। शैक्षिक कैलेंडर यानी शिक्षा पंचांग का विनिश्चय करना टीचर का दायित्व नहीं है, ये दायित्व है राज्य सरकार का। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा शिविरा पंचांग, शिविरा शिक्षा विभाग राजस्थान पंचांग जारी किया जाता है, जिसके द्वारा सारा टाइम टेबल सेशन का है तय किया जाता है। स्कूल में भी टाइम टेबल बनाया जाता है, लेकिन ये काम शिक्षक का नहीं है बल्कि प्रशासन का है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। ये प्रश्न आरपीएससी स्कूल व्याख्या 2018 का है। अगला प्रश्न देखिए 14,
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। प्रश्न का सीधा सीधा मीनिंग यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबिलिटी पूछी गई है। 4 विकल्प दिए गए हैं। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया है और आपको बता दूं कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक काम है और 3 स्टेट गवर्नमेंट के। तो पहला, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन ये तीनों काम राज्य सरकार के हैं। 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही है। इसमें टीचर्स ट्रेनिंग के लिए स्टैंडर्ड तय करना, स्टैंडर्ड डेवलप करना और उनको अप्लाई करना, 3 नंबर विकल्प इसका एकदम सही जवाब है। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर है 3 जी। अगला प्रश्न है 15। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो देखिए, अपने 7 अध्याय पढ़े थे, उन 7 में अध्याय 4 है वो विद्यालय और शिक्षकों का दायित्व है। अध्याय 3 में अपन ने पढ़ा था कि माता पिता, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य दे रखे हैं, इसलिए तीसरे और चौथे दोनों ही भागों के अंदर दायित्व दिए गए हैं। लेकिन तीसरे में समुचित सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के और माता पिता के, और अध्याय 4 में विद्यालय और शिक्षकों से संबंधित दायित्व हैं वो अध्याय 4 में है। तो सही जवाब होगा अध्याय 4। अगला प्रश्न 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया। इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से है। बिल्कुल है, एकदम सही है। भाग 6 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग वगैरह उनके प्रोविजन किए गए हैं, ये भी सही है। दूसरा, इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने, हाँ 10% से ज़्यादा सीटें शिक्षा विभाग में रिक्त नहीं रह सकती, ये प्रोविजन धारा 26 में किया गया है, ये भी सही है। इसका खंड 28 शिक्षकों को द्वारा निजी ट्यूशन को प्रतिबंधित करता है, ये भी एकदम सही है। 28 में निजी ट्यूशन को प्रतिबंधित किया गया। और इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित, यह अध्याय 3 गलत है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन की बात आगे की गई है, अध्याय 5 में है, क्योंकि अपन सब जानते हैं अध्याय 3 में तो दायित्व दिए हुए हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 जी। 17 जी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लिखित की गई समावेशी शिक्षा, अंग्रेजी में वर्ड आता है समावेशी शिक्षा के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की कंसेप्ट पर आधारित कौन सी बात है? सीटेट में पूछा गया है प्रश्न। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, सहानुभूति का अभिवृत्ति। अशक्त बच्चों के लिए ये बात तो ठीक है इसमें, लेकिन पूरी तरह से अपन नहीं कर सकते, अभी आगे 2 विकल्प और हैं। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मानवतावादी आधिकारिक दृष्टिकोण को इसमें अप्लाई किया गया है। नो, आगे बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना जी। अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर अपन समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कमजोर, मानसिक, शारीरिक या किसी भी रूप से कमजोर वर्ग का भी बच्चा है उसको भी शिक्षा मिले। तो इसके लिए सबसे प्रॉपर उत्तर सीटेट में माना गया है ऑप्शन संख्या 4 एकदम सही जवाब। आगे बढ़िए। संख्या 18। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए कार्य घंटे प्रति सप्ताह है, यानी एक सप्ताह में कितना कार्य घंटे तय किए गए हैं। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन अपन सब जानते हैं क्योंकि आप सब ने शिक्षकों के कार्य घंटों के बारे में पढ़ा है। तो अपन ने पढ़ा था कि प्रति सप्ताह है प्रत्येक अध्यापक के 45 शिक्षण कार्य घंटे होंगे, जिनमें शिक्षण और तैयारी दोनों के घंटे शामिल होंगे। अंतिम 2 विकल्प देखिए, तीसरा और चौथा, 45 शिक्षण घंटे और चौथा है 45 शिक्षण एवं तैयारी। तो ध्यान रहे शिक्षण और तैयारी, टीचिंग और प्रिपरेशन दोनों के घंटे इसमें शामिल होंगे। बहुत सारे लोग इसमें उत्तर 3 कर दिया था, लेकिन गलत माना गया, क्योंकि अपन सब जानते हैं एक सप्ताह में जो 48 कालांश होते हैं वो सारे टीचिंग के नहीं होते हैं, उसमें अदर एक्टिविटीज भी होती हैं, इसलिए टीचिंग और प्रिपरेशन दोनों शामिल होंगे। उत्तर 4 नंबर विकल्प एकदम सही है। इसके बाद में अपन अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्दिष्ट है। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2013 में ये प्रश्न पूछा गया और प्रश्न का सही जवाब
अपन ने पढ़ा था धारा 21 के अंदर एसएमसी की जो कार्यकारिणी है उसके अंदर टोटल 15 सदस्य होते हैं, उसमें 3/4 सदस्य अभिभावक होने जरूरी हैं। 3/4 का मतलब विकल्प 2 सही है एकदम। 75% जी 75% उत्तर एकदम सही होगा इसके अंदर। 50% महिलाएं होती हैं, 75% टोटल अभिभावकों का होता है। यस। संख्या 20, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों जरूरी था? स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया। पहला विकल्प है क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों की शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। धारा 45 प्रोविजन करती है नीति निर्देशक तत्व के रूप में पूरा करना सरकार का दायित्व है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा विकल्प देखते हैं। बालकों को दिए गए मूल अधिकार, बालकों को एक मूल अधिकार दिया गया है, उसके अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को उपलब्ध हो, इसके लिए इसका प्रोविजन किया गया है। ठीक है, उसका भी विकल्प। तीसरा विकल्प देखिए, बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए, मूल अधिकार तो पहले ही बना दिया गया 2002 में ही, 86वें संविधान संशोधन द्वारा वाजपेयी सरकार ने इसको पहले ही मौलिक अधिकार बना दिया था, इसलिए इसका उद्देश्य मौलिक अधिकार बनाना नहीं था। चौथा है क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें सबसे सही उत्तर होगा दो उत्तर ही सही माना गया है कि बच्चों को मौलिक अधिकार है, उसको क्रियान्वित करने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना के लिए इसको लागू किया गया। जी। प्रश्न है 21, कमजोर वर्ग के बालकों से तात्पर्य है। ये भी सीटेट का क्वेश्चन है। ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, कम का कोई निश्चित मापदंड नहीं होता है। ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग से आते हैं, तो इसमें भी वंचित वर्ग कमजोर दुर्बल वर्ग में नहीं आता है, अलाभ समूह में आते हैं वो लोग। तीसरा विकल्प है ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी की रेखा से, हाँ बीपीएल परिवारों के भी इसमें हैं, लेकिन चौथा विकल्प सबसे प्रॉपर सही माना जाएगा। क्यों? ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते। धारा 12 में अपन ने पढ़ा था कि ये आय सीमा 1 लाख रुपए वार्षिक निर्धारित की गई थी। पिछले साल सरकार ने इसमें संशोधन करके इसे 2.5 लाख रुपए कर दिया है। यानी जिस माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके बच्चों को आरटी के अंदर जो 25% सीटें हैं निजी स्कूलों में, उसका लाभ दिया जा सकता है। जी, चौथा ऑप्शन एकदम सही है इसके अंदर। हाँ जी, प्रश्न संख्या 22 देखिए, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र रखी गई। जी, विकलांग बच्चों के लिए सामान्य बच्चों की तुलना में कुछ ज़्यादा समय रखा गया है। सीटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सामान्यतः बच्चों के लिए उम्र 6 से 14 वर्ष है, लेकिन विकलांग बच्चों के लिए ऑप्शन 3 सही होगा, 6 से 18 वर्ष। जी, 6 से 18 वर्ष तक ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा सकती है। ऐसा प्रोविजन केवल विकलांग बच्चों के संदर्भ में है, सामान्य बच्चों के लिए नहीं। जी, प्रश्न 12 के बाद में आगे बढ़ते हैं, 22 के बाद में आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए, सीटेट का प्रश्न है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार घूरना, जी किसी को घूरना किस धारा के अंतर्गत आता है? घूरने का अभिप्राय यहाँ धारा कौन सी है? 20, 18, 17, 29। देखिए, घूरने का मतलब यहाँ पर यह है कि शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों की तरफ गुस्से से घूरना, इसको मानसिक प्रताड़ना में शामिल किया गया है। और धारा 17 कहती है कि अब किसी भी बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़ित नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो प्रश्न पूछा गया है इसका सीधा संबंध धारा 17 से है, और इस प्रकार से ऑप्शन संख्या 3 एकदम सही जवाब है। इस प्रकार आज हमने इस चौथे वीडियो में आरटी से संबंधित आए हुए फर्स्ट ग्रेड, रीट, आरटेट, सीटेट के जो प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन किया। हमने देखा है कि लगभग हमने सभी प्रश्न इसके अंदर कवर किए हैं। आपने 3 वीडियो आरटी के देख लिए हैं। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में 38 धाराओं का विस्तार से उदाहरण सहित उल्लेख किया गया, उनको ज़रूर देखें। उसके बाद में इन प्रश्नों को आप आराम से सोल्व कर लीजिए, देख लीजिए। ये आपके आरटी 2009 का जो टॉपिक है उसमें सारे प्रश्न सही करने में मदद करेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर लिखें। कोई कमी हो तो सुझाव दें, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो के साथ में आपका आरटी 2009 का टॉपिक पूरा हुआ। अगला टॉपिक अपन या तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन।
सीटेट में, आरटेट में सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं इसी में से आते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी का व शिक्षा शास्त्र का भाग भी है और सब्जेक्ट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर 9 से लेकर 12 के बीच में प्रश्न आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अपन एक टॉपिक मापन मूल्यांकन शुरू कर सकते हैं या फिर NCF 2005 है वो शुरू कर सकते हैं। आप भी सुझाव दे सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक को पढ़ना पसंद करेंगे, उसी टॉपिक को अपन पहले ले लेंगे शुरू में। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। गुड इवनिंग।